जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम सॉइल वाटर पे चर्चा करेंगे। हम पिछली वीडियो में सॉइल एयर की चर्चा किए थे, आज हम सॉइल वाटर की चर्चा करेंगे। मृदा जल, तो मृदा जल को पे चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा जल की चर्चा कर लें, क्योंकि जल क्या है पहले उसके बारे में हम लोग जान लें। तो जल के प्रत्येक अणु का निर्माण, जो जल का एक अणु होता है उसका निर्माण ऑक्सीजन के एक और हाइड्रोजन के दो परमाणुओं से मिलकर के होता है, जैसे हम लोग जानते हैं। पिछली कक्षाओं में हम लोग हाई स्कूल से और इंटर वगैरह में हम लोग पढ़ के आए हैं। और रासायनिक दृष्टिकोण से जल जो है हाइड्रोजन का मोनो ऑक्साइड होता है। हाइड्रोजन का मोनो ऑक्साइड होता है। जल का अणु जो होता है वो क्या होता है, द्विध्रुवी डिपोलर होता है। इनकी जो प्रकृति का होता है उनकी डिपोलर प्रकृति का होता है। और जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं ये परमाणुओं की परस्पर संबद्धता से एक रेखी में न होकर के एक कोण पे व्यवस्थित होते हैं। तो उसी बात हो रही है। बात मैं फिर से बता दूं कि जो जल है वो जल जो है H2O है, जो ये क्या होता है, जल के एक अणु में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं, जैसे हमने आपको बताया। और रासायनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें हाइड्रोजन मोनो ऑक्साइड, हाइड्रोजन मोनो ऑक्साइड, हाइड्रोजन मोनो ऑक्साइड कहते हैं। अब जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो आपका मिलाप है वो क्या होता है, क्योंकि जल जो होता है द्विध्रुवी होते हैं, डिपोलर होते हैं, इस प्रकृति के होते हैं। तो इस कंडीशन से जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो परमाणुओं का आपस में परस्पर जो संबंध होता है वो एक रैखिक न होकर के एक कोण पे वो व्यवस्थित होते हैं। वो इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। और यहाँ पे हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन जो हुआ और ये जो कोण बनती है 105 डिग्री की कोण बनती है। तो ये तो हमने आपको अभी जल के थोड़ी सी उसकी सिस्टम को हमने आपको बताया। अब हम बात करते हैं मृदा जल। हम अब अपने मेन टॉपिक मृदा जल पे आते हैं कि मृदा जल मेरा क्या होता है। तो हम ऐसे कहते हैं कि मृदा के, जैसे आपको हम पहले अगर वीडियो में सॉइल कंपोनेंट या इस तरह जो हमने आपको बताया था कि मैं आपको बताया था क्या था कि यहाँ पे आपका जो मृदा होता है 50% ठोस और 50% जो होता है स्पेस होता है, खाली होता है, सरंध्र होते हैं। और सरंध्र में क्या होता है कि 25% जो है क्या होता है, 25% आपका वायु और 25% आपका जल होता है। 25% आदर्श स्थिति में, जो आदर्श स्थिति होती है वो 25% में जल होते हैं और 25% में वायु होते हैं। कभी जब मृदा सैचुरेशन की तरफ चली जाती है तो उसमें अधिक जल हो जाएंगे, हवा नहीं होगा, जब हवा भर जाएगा तो जल नहीं होगा, मतलब इस तरफ से होते हैं। तो जो ये स्पेस होता है वो मृदा में जो स्पेस होता है इस प्रकार से, वो जो कणों के बीच के में जो स्पेस होता है, जल इसी कण के स्पेस में पाए जाते हैं, स्पोर में पाए जाते हैं। इस पहले अभी बताया जा रहा है कि स्पोर में पाए जाते हैं। अब ये पोर जो जल पाए जाते हैं, अब हमने आपको बताया जो ये पोर होते हैं, एक मैक्रोपोर होते हैं, और एक माइक्रोपोर होते हैं। जो माइक्रोपोर होते हैं इसमें जल होता है और जो मैक्रोपोर होता है इसमें वायु होता है। एक आदर्श स्थिति में एक क्या होता है, इसमें जल होता है और इसमें वायु होता है। अब हम तो मृदा जल की जो बात हो रही है तो हम कह सकते हैं कि मृदा के कणों के बीच में जो जल पाया जाता है वो मृदा जल कहलाता है। जैसे मैं कह सकता हूं मृदा के कणों के बीच में, मृदा के कणों में जो जल पाया जाता है वो क्या मृदा जल कहलाता है। तो मृदा जल आ गया स्टूडेंट्स समझ में कि मृदा जल क्या होता है। देखिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, वीडियो को बढ़ा करके मत देखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत अच्छी टॉपिक है। अगर आप पूरे वीडियो को देखेंगे तो फिर दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी।
तो हम सॉल्ट वाटर में फिर से एक बार मैं बताता हूं कि मृदा के कणों के बीच में पाए जाने वाला जल मृदा जल कहलाता है। अब देखिए, अब हम थोड़ी सी बेसिक कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं कि इस प्रकार जो मृदा का जल होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। पहले हम इस पे आ जाएं, तो पहले हम थोड़ी सी कॉन्सेप्ट पे आए कि मृदा में पाए जाने वाले जल कितने प्रकार के होते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूं, तो पहला मृदा में जो जल पाया जाता है, पहला जो जल होता है आर्द्रता, आर्द्रता ग्राही जल, आर्द्रता ग्राही जल, इसको इंग्लिश में हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक वाटर मतलब जल कहा जाता है। अब देखिए थोड़ी सी कॉन्सेप्ट मैं बताऊं आपको। अभी हमने आपको बताया कि जल जो होता है मृदा के कणों में के बीच में पाया जाता है, लेकिन देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, पहली बात समझिए आप, जो जल जो होता है ये जो मृदा के कण होते हैं, ये जो मृदा के मान लीजिए मृदा के कण है, मृदा के कण जो हाइड्रोस्कोपिक जल होता है वो मृदा के कण के चारों तरफ एक पतली फिल्म, पतली झिल्ली द्वारा क्या होते हैं, चढ़े रहते हैं, इससे चिपके रहते हैं। पतली झिल्ली जो मृदा का जो जल, मृदा जो होता है, ये जो जल होते हैं मृदा के ऊपर ये पतली झिल्ली द्वारा चिपके रहते हैं, वो अपना एक लेयर बनाए रहते हैं इस मृदा के कण के ऊपर ये जल। अब देखिए, अब बात होती है कि चिपके कैसे रहते हैं, कैसे पकड़ में आते हैं। तो मृदा जो मृदा होता है, मृदा के ऊपर, मृदा के कणों के ऊपर जो ये पतली झिल्ली के रूप में ये जो जल चिपका रहता है, कई परतों में चिपका रहता है। जैसे कि मृदा के ऊपर जल चिपका, फिर उसके ऊपर जल का एक लेयर है, फिर उसके ऊपर जल का एक लेयर आएगा, इस तरह से लेयर बने रहते हैं। और ये बने कैसे रहते हैं, देखिए ये बने रहते हैं बल द्वारा। कौन से बल होता है, एक होता है आसंजन, एक होता है ससंजन। आसंजन और एक होता है ससंजन। देखिए जब मृदा कण के ऊपर ये जो मृदा कण है आपका, ये जो मृदा कण है, इस मृदा कण के ऊपर जब जल चिपकता है तो देखिए एक तो मृदा हो गया, दूसरा जल के अणु हो गए। एक मृदा कण हो गया और दूसरे का जल के अणु हो गए। जब ये आपस में चिपके रहते थे, ये आसंजन बल के कारण चिपके रहते, आसंजन बल, कोहेजन बल के द्वारा ये चिपके रहते, सॉरी एडहेजन आसंजन मतलब एडहेजन के द्वारा चिपके रहता है। एडहेजन मतलब दूसरे पदार्थ का अणु, एक क्या हो गया, एक मृदा कण हो गया, एक पानी का अणु हो गए, इस प्रकार से चिपके रहते हैं। अब उसके ऊपर अगर एक लेयर और इस प्रकार से चिपक जाए, फिर ये जो, तो ये पानी से पानी, ये क्या होता है, पानी के कण पानी से चिपके होते हैं, इसको कहते हैं ससंजन, कोहेजन, इसको कहते हैं कोहेजन। मतलब ये एडहेजन हो गया और ये कोहेजन हो गया। मतलब मृदा के कण और पानी के कण जब चिपके रहेंगे तो वो क्या होगा, आसंजन बल के कारण, मतलब एडहेजन बल के कारण चिपके रहते हैं। अब पानी के ऊपर पानी चिपकता है तो वो क्या, ससंजन कोहेजन बल के कारण चिपकता है। तो मैं आपको बताऊं कि आर्द्रता ग्राही जल क्या होता है, जो मृदा के कणों के ऊपर जो जल चिपका रहता है वो क्या कहता, आर्द्रता ग्राही जल कहलाता है। और ये आपको एक और बता दूं कि ये पतली परत, एकदम पतली परत उस पर चिपकी रहती है, आर्द्रता ग्राही जल कहलाती है। और इसकी मोटाई जो होती है 8 से 12 एंगस्ट्रॉम की होती है। जो पूरी परत जो चिपकी रहती है वो 8 से 12, उनकी मोटाई 8 से 12 एंगस्ट्रॉम की हो जाती है। और ये परतें कम से कम 10 परतें आपस में लगे रहते हैं, कम से कम 3 से 10 परतों की होती है, 3 से 10 परत।
कि जल की परत से पतले झिल्ली के रूप में बने रहते हैं। और एक चीज है, ये जो आपके जो बल जो जिस टेंशन से जुड़े रहते हैं, जिस टेंशन पे रहते हैं, वो होता है जो आद्रताग्राही जल का जो टेंशन होता है, जो एटीएम होता है आपका, वो 33 से 10,000 इतना एटीएम, मतलब एटीएम वायुमंडलीय दाब। क्या होता है? वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के द्वारा ये क्या होते हैं, रहते हैं। तो हम इसके परिभाषा को ऐसे भी कह सकते हैं कि जो जल 33 से 10,000 एटीएम पे बधे रहते हैं या एटीएम पे रहते हैं, वो आर्द्रताग्राही जल कहलाते हैं। कितने से होते हैं? 33 से 10,000 एटीएम पे अगर वो जलधारित है, मृदा में जलधारित है, मृदा कणों पर धारित है, तो वो जल आर्द्रताग्राही जल कहलाता है। और ये इतनी टाइटली होते हैं, इतनी टाइटली होते हैं कि इतनी टाइटली रूप से इसमें मृदा कण से चिपके रहते हैं, और इसलिए पौधे इस जड़ को अवशोषित नहीं कर पाते हैं। अगर मृदा में आर्द्रताग्राही जल उपस्थित है और पौधे हैं, इसमें मान लीजिए पौधा है, तो ये इतने अधिक प्रेशर पे ये जल चिपके रहते हैं कि पौधे उसको अवशोषित नहीं कर पाते हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि आर्द्रताग्राही जल पौधों के लिए उपयुक्त नहीं होता है। नेक्स्ट होता है केसी जल। केसी जल को हम इंग्लिश में कैपिलरी वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर। अब देखिए कैपिलरी वाटर क्या होता है। अब केसी जल क्या होते हैं? जो जल हमने अभी, मैं आपको नॉर्मली तौर से बता रहा हूं, उसके बाद फिर मैं अभी आपको एटमॉस्फेयर के बारे में फिर से उसका एटीएम जो है उसको हम बताएंगे उस जल के पे। पहले हम आपको कह रहे हैं कि आपका कैपिलरी वाटर पहले क्या होता है। तो हम यहाँ पे बताएं कि कैपिलरी वाटर जो होता है 1/3 से 33 एटीएम पे जो जल अवेलेबल रहता है मृदा में, वो कैपिलरी वाटर कहलाता है। हमने क्या बताया कि 1/3 से 33 एटीएम पे जो जल मृदा में धारित रहता है, उस जल को हम क्या कहते हैं? कैपिलरी वाटर कहते हैं। और कैपिलरी वाटर जो पौधों के लिए अवेलेबल होता है। अगर लेकिन भी मैं कहूं कि कैपिलरी वाटर, देखिए कैपिलरी वाटर 1 से 33 एटीएम तक मृदा में जल रहता है, वही कैपिलरी वाटर मेरा कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, लेकिन पूरे केसी जल को पौधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। अगर जो मान 1/3 से 33 मेरा जो जल है, वो पूरे जल को हमारे जो पौधे पूरे को नहीं कर पाते हैं। वो 1/3 से 15 एटीएम तक ही जल को प्राप्त कर पाते हैं। इसीलिए इतने से 1/3 से 15 एटीएम के बीच में अवेलेबल जल को प्राप्य जल भी कहा जाता है, और 15 एटीएम से 33 एटीएम को अप्राप्य जल कहा जाता है। उसके बाद तो मान लीजिए सब होगा ही। अभी आपको और आगे बताया जाएगा। अभी हमने आपको बताया कि आर्द्रताग्राही जल, दूसरा का केसी जल, तीसरी अगर मैं जल की बात करूं तो गुरुत्वाकर्षण जल या गुरुत्वीय जल कहते हैं, ग्रेविटी वाटर कहते हैं। ग्रेविटी वाटर के बारे में अगर मैं आपको बता रहा हूं अभी, तो हम चर्चा कर रहे थे कि गुरुत्वीय जल मतलब आपका ग्रेविटी वाटर क्या होता है? ये क्या होता है? 1/3 एटीएम से कम, 1/3 एटीएम से कम जो जल होता है वो
गुरुत्वीय जल कहलाता है, ये भी पौधों के लिए अवेलेबल नहीं होता है। तो अब मैं चौथे जल की अगर मैं बात करूं तो संयुक्त जल, कहीं कहीं देखिए आपको तीन ही मिलेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अक्सर करके आपको अदताग्राही जल, केसी जल और गुरुत्वीय जल मिलता है, लेकिन संयुक्त जल भी है। संयुक्त जल के बारे में भी चर्चा कर लिया जाए। संयुक्त जल, अभी संयुक्त जल क्या होता है? संयुक्त जल में बहुत विशेष नहीं होती है। जैसे मेरा जो आपका आर्द्रताग्राही जल है, जो मेरा आपका ये आर्द्रताग्राही, जैसे ये आर्द्रताग्राही जो जल है मेरा, ये स्वाल पार्टिकल के ऊपर पाए जाने वाला जल को ही आर्द्रताग्राही जल कहते हैं। इस तरह से मान लीजिए, अभी जो स्वाल पार्टिकल में जो आर्द्रताग्राही जल होते हैं, ये तो बहुत क्या होता है, बहुत टाइटली होता है, हमने आपको बताया। लेकिन क्या होता है, इसमें भी कुछ वाष्पन होती है, तो इसमें से कुछ जल वाष्प के रूप में निकल जाते हैं, लेकिन संपूर्ण जल वाष्प के रूप में नहीं निकलता है। कुछ जल जो है क्या होता है, एक लेयर या कुछ जल जो है इसमें चिपके रहते हैं। तो आर्द्रताग्राही जल में कुछ वाष्प से उड़ता है, लेकिन कुछ तो वाष्पन नहीं हो पाता है, वो बचे रहते हैं। तो ये जो जल बचा रहता है, जो आर्द्रताग्राही जल वाष्पन के बाद भी बचा रहता है, उस जल को संयुक्त जल कहते हैं, और ये भी पौधों के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ये दोस्तों मेरा जल हमने आपको जल के बारे में बताया कि जल हमारा कितने प्रकार, आर्द्रताग्राही जल होता है, केसी जल होता है और गुरुत्वीय जल होता है, संयुक्त जल होता है। आर्द्रताग्राही जल जो मेरा होता है वो पार्टिकल के ऊपर हमने आपको बताया कि कैसे टाइटली रहता है और किस बल के कारण टाइटली रहता है। हमने आपको बताया असंजन और ससंजन। 33 से 1000 एटमॉस्फेयर पे एटीएम में उपस्थित रहता है, ये पौधों के लिए अवेलेबल नहीं होता है। उसके बाद हमने आपको बताया केसी जल, केसी जल को कैपिलरी वाटर भी कहा जाता है। कैपिलरी वाटर क्या होता है कि पौधों के लिए अवेलेबल होता है। हालांकि कैपिलरी वाटर की जो सीमा होती है 1/3 से 33 एटीएम होती है, 1/3 से 33 एटीएम होती है। ये पौधे कैसे, अगर कभी क्वेश्चन किया जाए कि कौन सा जल पौधों के लिए अवेलेबल होता है, तो आप कहेंगे केसी जल, कैपिलरी वाटर जल के लिए उपलब्ध होता है। लेकिन अगर वो कहे कि केसी जल में कितने जल पौधों के लिए अवेलेबल होते हैं, कितने जल अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में आप बताएंगे कि 1/3 से कैपिलरी वाटर में 1/3 से 15 एटीएम तक जो जल होता है वो पौधों को प्राप्त होता है। उसे प्राप्य जल भी कहा जाता है, प्राप्य जल भी कहा जाता है। और उसके बाद अप्राप्य जल कहा जाता है, मतलब कि अवेलेबल जल, नॉन अवेलेबल जल, ये कहा जाता है। और उसके बाद ये पौधों के लिए इतना अवेलेबल है। उसके बाद आता है हमारा गुरुत्वीय जल। अभी क्या कहता है कि जैसे पौधे ये जल है, जल अधिक आया, ये क्या रिश्ता गया, एक गुरुत्वा बल लगता है। इसमें क्या होता है, जब इसकी पकड़, जैसे इसमें जो ये लेयर मोटी होती गई और क्या हुआ, लेयर कमजोर हुई, उसकी जो पकड़ कमजोर हुई, तो जल गुरुत्वाकर्षण के कारण का नीचे के लिए गमन करने लगता है, नीचे चला जाता है। इसलिए इस जल को गुरुत्वीय जल कहते हैं, ये भी पौधों के लिए अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपका संयुक्त जल, तो संयुक्त जल क्या होता है? संयुक्त जल आपका जो आर्द्रताग्राही जल होता है, आर्द्रताग्राही जल का भी क्या होता है, कुछ वाष्पन होती है, लेकिन कुछ पूरे संपूर्ण आर्द्रताग्राही जल का वाष्पन नहीं हो पाता है। तो जो वाष्पन के बाद जो जल बचा रहता है, मतलब आर्द्रताग्राही जल के जो वाष्पन के बाद जो जल बचा रहता है, उसी को हम संयुक्त जल कहते हैं। ये भी पौधों के लिए अवेलेबल नहीं होता है। अब मैं उसके पैरामीटर्स पे अगर मैं चलूं, ये तो जल के प्रकार हो गया, और मैं पैरामीटर की बात अगर मैं कर रहा हूं, तो देखिए मैं आपको बताऊं कि पैरामीटर में अगर इस तरह से मैं करूं, और मान लीजिए इस तरह से मैं करूं, तो हमने आपको बताया कि यहाँ पे हम जीरो एटीएम पे लेके चल रहे हैं। तो जीरो पे क्या होता है, और जीरो हो गया, फिर उसके बाद मेरा क्या हो जाएगा, 1/3 होगा। जीरो के बाद हम 1/3 ले, फिर 1/3 से मान लीजिए हम पहले अभी 33 ले रहे हैं, फिर 33 से मान लीजिए हम 100 लेते हैं, 1000 लेते हैं, फिर हम क्या लेते हैं 10,000।
हम इस तरह से लेते हैं। देखिए इतना हमारे एटमॉस्फेयर पे हमारा अवेलेबल है। मैं पहले एक बात बताऊं कि ये मेरा क्या एटीएम से मैं ले रहा हूं आपका एनर्जी के रूप में। अगर मैं चल रहा मेरा वायुमंडलीय दाब जो टेंशन, जो आपका टेंशन है, टेंशन के रूप से मैं वायुमंडलीय दाब का ये माप मैं लेकर चल रहा हूं, तो यहाँ पे देखिए 0 से 1000 पे हुआ। अब देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि ये जल मृदा में ये मापक है, ये आपका पैरामीटर्स हैं, उस पैरामीटर्स दी गई हैं। इस पैरामीटर्स में देखिए कि 0 और 10,000 है, तो इसका ये कहने का मतलब है कि देखिए पैरामीटर्स की मान जितनी बढ़ती जाएगी, जल की अवलेबलता, जल की मात्रा कम होती जाएगी। मैं पहले आपको बता दूं कि यहां पे सबसे अधिक जल होगा, सबसे अधिक जल, इस 0 पे सबसे अधिक जल आपको मृदा में पाई जाएगी, और ये सबसे कम जल मतलब जल विहीन हो जाता है यहाँ पे, जल विहीन, क्योंकि ये ओवरडाइन होता है। क्या होता है? ओवन, ओवन ड्राई, ओवन ड्राई। और ये क्या होता है? वायु ड्राई, मतलब ये ड्राई मृदा है, ये ड्राई मृदा है। तो यहाँ पे एकदम जल नहीं रहता है कि ओवन ड्राई हो जाता है, सबसे कम यहाँ होता है, सबसे कम यहाँ तो शून्य हो जाता है जल की मात्रा। तो देखिए सबसे अधिक जल यहाँ और सबसे कम जल यहाँ, यहाँ तो बिल्कुल खत्म जल, क्योंकि ओवन ड्राई हो गया है। अभी देखिए हमने आपको बताया कि यहाँ 0, यहाँ 1/3 हुआ, 1/3 है, 1/3, 1/3 को कहीं कहीं 0.33 भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, 0.33 भी बोला जाता है 1/3 को। तो 0, 1/3, 33, 1000, 10,000। अब यहाँ पे क्या हुआ? 0 पे सबसे अधिक जल रहेगा, मृदा में सबसे अधिक जल 0 एटमॉस्फेयर पे रहेगा, और सबसे कम 1000 पे रहेगा, ड्राई ओवन पे रहेगा सबसे कम जल, और ओवन ड्राई तो जल विहीन हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। अब उसके मैं बात बताऊं आपको, सबसे अधिक जल है यहाँ पे, मतलब क्या हो, यहाँ पे मृदा संतृप्त मृदा हो गई, जल से संतृप्त मृदा हो जाएगा, ये जल से संतृप्त मृदा हो जाएगी, मतलब सेचुरेटेड मृदा हो जाएगी। यहाँ पे क्या है? सेचुरेटेड मृदा है, क्योंकि मतलब पानी से, मतलब सेचुरेशन मृदा का कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे जो माइक्रो और मैक्रो, जो माइक्रो मैक्रो पोर हैं, ये दोनों जल से भर जाएंगे, जल से भर जाएंगे। माइक्रो और मैक्रो जो पोर होते हैं मृदा में, मतलब पूरा जल से भर जाएंगे, अर्थात तो वहां पे वायु तो रहने जाएगी, दोनों भर गया। अब क्या होता है? अब यहाँ पे 1/3 पे क्या होता है? यहाँ पे माइक्रो तो जल से फिल होगा, मैक्रो वायु से रहेगा। अब 1/3 पे क्या होगा? जो माइक्रो है वो जल से भरा रहेगा, और मैक्रो क्या है? वो क्या होगा? वो आपका किससे होगा? वायु से भर जाएगा। अब इस बिंदु को फील्ड कैपेसिटी बिंदु भी कहते हैं, एफसी, फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। ये आपका फील्ड कैपेसिटी बिंदु हो गया 1/3 एफसी। अब उसके बाद देखिए, अब ये मेरा क्या होता है? आर्द्रता गुणांक, इसको कहते हैं आर्द्रता गुणांक। अब देखिए यहाँ पे आर्द्रता गुणांक हो गया। अब मैं आपको बताऊं, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट और आता है, वो 15 पे आएगा, ये पॉइंट 15 पे आएगा, 15 एटीएम पे आएगा। इसको कहते हैं PWP, PWP, इसको क्या कहा जाता है? PWP। अब देखिए ये क्या होता है? ये आपका मूर्धान बिंदु है। क्या है ये? मूर्धान बिंदु, पौधों का मूर्धान
बिंदु, ये पौधों का मुरझान बिंदु होता है। अब पहले मैं आपको इस पे अगर मैं बात कर लिया जाए, हम लोग थोड़ी सी बात कर लें, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ, अब देखिए यहाँ से 0 से यहाँ तक और यहाँ से देखिए यहाँ तक, ये तो क्या हो जाएगा, इधर जो जल हो जाएगा 0 की इधर के बाद जो होता है वो गुरुत्वीय जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय जल हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ तक क्या मेरा क्या होगा, केसी जल होगा। क्या होगा, केसी जल होगा। और यहाँ से इधर मेरा क्या हो जाएगा, आर्द्रता ग्राही जल। तो मैं कह सकता हूं, देखिए अब इसको और परिभाषा बनाया जा सकता है कि आपका एफसी से और मुरझान बिंदु से, मतलब समझ रहे, फील्ड कैपेसिटी से मतलब फील्ड कैपेसिटी मतलब धारण क्षमता, जो जल धारण क्षमता और मुरझान बिंदु को बीच में जो जल उपस्थित रहता है उसे केसीय जल कहा जाता है। ये भी परिभाषा कर सकते हैं कि मुरझान आपके फील्ड कैपेसिटी धारिता से मुरझान बिंदु आर्द्रता गुणांक तक जो सारी पौधों की कैपेसिटी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये नहीं कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक 1/3 से 33 मतलब फील्ड कैपेसिटी से आर्द्रता गुणांक के बीच में पाए जाने वाला जल को क्या कहा जाता है, केसी जल कहा जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए PW पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं करूं आपका, तो ये जो है आपका जो मुरझान बिंदु है, इस मुरझान बिंदु पे, इस आपके मुरझान बिंदु पे देखिए क्या हो जाता है हमारा, एक TWP और PWP दो जो होता है, ये टेम्परेरी होता है, ये परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ये क्या हो गया, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। और ये क्या हो गया, टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट। देखिए ये टेम्परेरी बिल्डिंग वाइज परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट पहले क्या होता है, हम आपको पहले इसके पहले मैं बता दूं कि देखिए अब पौधा क्या है, अब देखिए यहां से यहां तक हमारा केसी जल है और हमने आपको बताया, लेकिन पूरे 1/3 से 33 तक केसी जल है, लेकिन पूरे पौधे जल को नहीं ले पाते। केसी जल के भी पूरे पौधे कहाँ लेते हैं, यहाँ से सिर्फ यहाँ तक लेते हैं, तो इसको कहते हैं प्राप्य जल। क्या कहते हैं, प्राप्य जल, अवेलेबल वाटर। इसको कहते हैं अप्राप्य जल, अनअवेलेबल वाटर। इसके बाद तो कोई अनअवेलेबल वाटर ले ही नहीं पाएंगे। अब देखिए मेरा क्या हो गया, प्राप्य जल समझ गए आप। प्राप्य जल क्या होता है कि जो आपका धारिता बिंदु है और जो विल्टिंग बिंदु है, मुरझान बिंदु, उनके बीच के जल को प्राप्य जल कहते हैं। अब देखिए, अब आपका हमारा टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, पहले मैं बात जान ले, टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट क्या होता है। टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट का मतलब देखिए, एक स्टेज ऐसी आती है कि पौधों को अगर पानी नहीं मिलता है, पानी अवेलेबल नहीं होता है, तो मुरझा जाते हैं। लेकिन अगर मैं पानी दे दूं तो फिर वो अपनी अवस्था में आ जाते हैं। उस बिंदु को टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। और एक परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, एक क्या होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे पानी न अवेलेबल होने से क्या होता है कि पौधे तो मुरझा जाते हैं, लेकिन अगर मैं पानी दूं फिर भी वो अपनी अवस्था में नहीं आते, इसलिए इसको परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। बात समझ में आ गई। टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, मतलब मुरझान बिंदु जो होता है एक क्या होता है, एक मतलब कि असमित होता है कि जो मुरझा जाएगा, लेकिन अगर मैं पानी दे दूं तो फिर अपने अवस्था में आ जाएगा। और एक क्या हो जाएगा, तो ये टेम्परेरी हो गया। और एक क्या हो जाएगा कि मुरझा गया, फिर पानी देने पर वापस नहीं आएगा अपने रूप में, इसका परमानेंट विल्टिंग पॉइंट हो गया। ये बात समझ में आ गई। देखिए एक और होता है इंसीवेल्ट होता है, इसी पे एक इंसीवेल्ट होता है। ये क्या होता है, ये पॉइंट क्या होती है, ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट जो होता है
पानी से नहीं होता है, ये जलवायु से होता है, क्लाइमेट से होता है। जब आप देखिए जब हाई टेम्परेचर होता है तो सुबह जाएंगे तो देखेंगे आपकी पौधा बढ़िया बना रहेगा, शाम को जाएंगे तो पौधा बढ़िया बना रहेगा, लेकिन दोपहर वगैरह में जाएंगे तो पौधा मुरझाया रहेगा। तो वो क्या होगा, वो हाई टेम्परेचर, पौधा सही है लेकिन हाई टेम्परेचर होने पर मुरझा जाता है, टेम्परेचर डाउन होता है फिर अपने अवस्था में आ जाता है, वहां पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके इंसवेल्ट पॉइंट कहते हैं। तो ये मेरा यहाँ तक ये बात हो गई, आपने हम आपको बताया। और ये आपका क्या है, आर्द्रता गुणांक है, आर्द्रता गुणांक को आप जानते हैं। तो ये मेरी इतनी तक बातें हुई। अब देखिए अवेलेबल की मैं बात कर रहा हूं। देखिए हमने आपको क्या बताया, यहां से अगर आप यहां चलेंगे तो सबसे अधिक पानी यहां है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो पानी कम होता जाएगा। अर्थात देखिए 0 एटीएम पे पानी सबसे अधिक और यहाँ पे पानी एकदम नहीं। तो जैसे जैसे पॉइंट बढ़ रहा है, एटीएम बढ़ रही है, वायुमंडलीय दाब बढ़ रही है, वहां पानी कम होता जा रहा है। मृदा में पानी नहीं है, कम अवेलेबल है। 0 पे सबसे अधिक पानी अवेलेबल है। लेकिन पौधों के लिए, जो पौधे होते हैं वो पौधे को सबसे अच्छा, सबसे अधिक मात्रा में पानी एफसी बिंदु पे मिलता है, फील्ड कैपेसिटी पे मिलता है सबसे अधिक पानी। सबसे अधिक पानी पौधों के लिए कहाँ अवेलेबल होता है, फील्ड कैपेसिटी पे अवेलेबल होता है 1/3 पे। और सबसे कम कहाँ होता है, पानी मिलता है, सबसे पौधों को सबसे कम पानी मिलता है PWP, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे सबसे कम, यहाँ पे सबसे कम, यहाँ पे सबसे अधिक पौधों के दृष्टिकोण से। अब देखिए अब यहाँ पे जबकि पानी इधर अधिक है, यहां से यहां तक अधिक है, लेकिन पौधे पानी प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे दोनों जो माइक्रोब जो आपका सरंध्र पोरोसिटी होते हैं, दोनों जल से भर जाते हैं, जिससे पौधे पानी नहीं ले पाते हैं। सबसे अच्छा पौधे 1/3 से 15 के बीच में ही लेते हैं। सबसे अच्छा पानी आपको 1/3 पे मिलता है, एफसी पे मिलता है, फील्ड कैपेसिटी पे मिलता है। और सबसे कम पानी आपको PWP, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे मिलता है। ये चीज बच्चों में आपको बताया। और देखिए अगर आप पोटेंशियल, ये तो मेरा टेंशन के हिसाब से था, अब पोटेंशियल के हिसाब से चलेंगे तो पोटेंशियल के हिसाब में मार्क क्या हो जाएगा, आप देखेंगे तो मार्क देखिए हम यहाँ पे शायद नहीं दिखाई देगा आपको, हम यहीं पे चल रहे हैं, बता दे रहे हैं कि देखिए अगर हम पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल की बात करें तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इस तरह से खींच दूँ यहाँ से यहाँ तक, तो देखिए यहाँ पे इसको जो यहाँ पे हमने एटमॉस्फेरिक जो हमने पोटेंशियल के रूप में अगर मैं लेके चलूँ तो ये तो 0 का 0 रहेगा, लेकिन ये जो साइन, ये जो मान तो वही रहेगा, मान वही रहेगा, मान तो वही रहेगा, लेकिन क्या होगा, ये निगेटिव साइन में बदल जाएगा पोटेंशियल के रूप में। तो दोस्तों ये हमारा जो है जल का कंप्लीट चैप्टर हमने यहाँ पे आपको बताया। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, थोड़ी सी देखिए, थोड़ी सी एक चीज मैं और आपको बताऊं कि मैं इसको डिलीट थोड़ा कर रहा हूं यहाँ से। देखिए अब यहाँ पे जो ये देखिए आपका सेचुरेटेड है, जो सेचुरेटेड 0 वाला सेचुरेटेड है, फिर एफसी है और फिर क्या है PWP है। देखिए इस पॉइंट पे मैं आपको बताऊं पानी कैसे कहाँ क्या रहता है, इसकी मैं बात बता दूं कि आपको अगर 1 यूनिट पानी यहाँ है तो यहाँ इस बिंदु पे PWP पे अगर एक यूनिट पानी है तो एफसी पे 2 यूनिट होगा और यहाँ पे 4 यूनिट पानी होगा। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 यूनिट पानी होगा। इस हिसाब से, इस रेशियो से अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1/2 होगा और यहाँ पे 1/4 होगा। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो में कहीं प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से हमें आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक में थोड़ी सी कंजूसी करते हैं, थोड़ा सा वीडियो को अगर अच्छी लग रही है तो उसको लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखिए, मैं आपको बार बार कहता हूं कि मेरा उद्देश्य वीडियो बनाने का यही मतलब है कि मैं अपने छात्रों को, अपने बच्चों को मैं एक सरल भाषा में और एक अपनी लैंग्वेज में, अपने मदर लैंग्वेज में, अपनी मातृभाषा में मैं अपनी वीडियो को अच्छे से तरीके से मैं बच्चों को समझा दूं तो उनको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। मेरे वीडियो बनाने का बस इतना ही उद्देश्य है और आप लोग इसी तरह से लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, मेरे मन को लगाते रहिए, मैं आपको ऐसी जोरदार वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद।